हाय गाइस, आज हम आपको इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर लेकर आए हैं। इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टेंस। टेंस वो शब्द होता है जो हमारे वर्ब के लास्ट में लिखा होता है। इस टेंस को जानने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और सभी टेंसेस के पहचान को और उनके रूल्स को, फार्मूलों को रटना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको अपने जिस ट्रिक को बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे टेंस की इंग्लिश लिखना बिना कोई नियम, बिना कोई फार्मूले, बिना कोई पहचान रटे हुए सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप टेंस को बिना कोई नियम रटे हुए सीखना है तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले हम आपको उस टेंस की इंग्लिश लिखना फुली वे में बताएंगे और बाद में हम आपको बताएंगे कि उस टेंस को जानने के लिए केवल मेरे बताए हुए 2 शब्दों को आप ध्यान रखिए। उन 2 शब्दों से आपको सारे टेंस की इंग्लिश लिखनी आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेंस को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, जिस वीडियो में लिखा है कि अगर ये नहीं जान पाए तो आपको ना पैसिव, ना इनडायरेक्ट, ना टेंस कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को ढंग से जानने के लिए, इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारे उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एकदम आना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सारे टेंसेस की। देखिए, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हम आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो एक किसान हमारा वर्ब है। हमने कहा था जो शब्द हमारा लास्ट में लिखा हो उसी को वर्ब मान लिया जाता है। ये लास्ट वाला शब्द हमारा वर्ब होगा। एक किसान वर्ब, और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए पूछेंगे कौन एक किसान है? मेरा मित्र। तो ये मेरा मित्र हमारा सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। मेरा मित्र की इंग्लिश हो जाएगी माई फ्रेंड। उसके बाद जब हम वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे, टेंस की इंग्लिश लिखेंगे, तो जैसा हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वह शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए वो शब्द हमारी क्रिया कहलाती है। मीन्स जब हम वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे तो पहले हम इस शब्द को, जिसको वर्ब माना गया है, इस शब्द को पहले क्लियर कर लीजिए कि वे डू मतलब करने वाली क्रिया है या बी मतलब होने वाली क्रिया है। क्योंकि बताया गया था क्रिया 2 प्रकार की, डू की और बी की, जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया जाता है। डू की वो क्रियाएं होती हैं जिस काम को हम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है डू मीन्स करना, जिस काम को हम कर सकते हैं। और बी की वो सारी क्रियाएं होती हैं जिस काम को हम कर नहीं सकते, मतलब जिसको क्रिया माना गया। ये शब्द अगर कोई ऐसा शब्द है जो कोई काम नहीं है, जिसको हम करते नहीं हैं, तो वो बी की क्रिया कहलाएगी। जैसे कि किसान, किसान कोई काम है, क्या हम किसान करते हैं? नहीं करते। मतलब ये एक किसान शब्द हमारी डू की क्रिया नहीं है। और इसीलिए इसमें बताया गया था कि डू और बी 2 प्रकार की क्रिया होती है। जिसमें डू की क्रिया ना हो वहां हम बी की क्रिया लिख देते हैं। तो ये किसान शब्द हमारा डू की क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें हम पहले बी की क्रिया लिखेंगे। अब बी की कौन सी क्रिया लिखेंगे? पहले आ जाएंगे लास्ट वाले शब्द पे। लास्ट में लिखा है लिखा है तो टेंस प्रेजेंट है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। इस बात को बहुत ही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि वर्ब को लिखने का, टेंस को लिखने का रूल यही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और टेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस में इन तीनों में से सिंगुलर में इज होता है। जैसा कि बताया गया था, जिसके पीछे एस लिखा हो वो क्रिया सिंगुलर हो जाती है, एस नहीं लिखा तो प्लूरल, और एम केवल आई के साथ आएगा। तो यहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, उसके बाद इस शब्द की इंग्लिश लिख देंगे जिसको क्रिया मानी जाती है। यहां माना गया एक किसान, तो अ फार्मर, अ फार्मर। ये हो गया माई फ्रेंड इज अ फार्मर, टेंस प्रेजेंट था। अब टेंस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों के लिए एक ही नियम है। फ्यूचर को हम आपको फ्यूचर का वीडियो अलग से बनाएंगे, आप फ्यूचर के बारे में डिटेल से उसमें जानेंगे। अभी हम प्रेजेंट और पास्ट पर रहते हैं। ये प्रेजेंट था, अब आते हैं पास्ट पर। पास्ट कब होता है? अगर पीछे था लिखा हो, अगर है को हटा दिया जाए, कर दिया जाए था। मेरा मित्र एक किसान था, तब भी रूल वही है, बस केवल क्या करना है, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और पास्ट है तो उन्हीं क्रियाओं को सेकंड फॉर्म कर देना। जो भी क्रियाएं आनी है, चाहे वो डू की क्रिया आ रही हो,
चाहे बी की क्रिया आ रही हो, उसी क्रिया को सेकंड फॉर्म बना दीजिए, तो वो टेंस आपका पास्ट हो जाएगा। पास्ट टेंस के अलग से नियम पढ़ने की, अलग से फार्मूले जानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि ये हमारा हुआ सब्जेक्ट माय फ्रेंड, हमको वर्ब लिखना है, तो वही नियम कि किसान हमारी डू की क्रिया नहीं है, तो इसलिए उसमें पहले बी की क्रिया आएगी। बी की कौन सी? लास्ट में था लिखा हो तो पास्ट वाली बी की क्रिया वाज वर, अगर लास्ट में है लिखा हो, जैसा कि यहाँ है लिखा था, तो प्रेजेंट वाली आई यहाँ इज, और था लिखा तो पास्ट वाली, मतलब इसी इज का सेकंड फॉर्म यहाँ हम वाज कर देंगे, तो वही टेंस हमारा पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट पास्ट दोनों का एक ही नियम। केवल इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जिसको हमने क्रिया माना, अगर वो डू की क्रिया है तो बी की क्रिया नहीं आएगी। अगर ये क्रिया हमारी डू की नहीं है तो उसमें हम पहले बी की क्रिया लिखेंगे। इन्हीं दो बातों को ध्यान रखिए तो आपको सारे टेंस की इंग्लिश बनानी आ जाएगी। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसमें जाना शब्द हमारा वर्ब हुआ। अब जाना से सब्जेक्ट ढूंढना है तो पूछेंगे कौन या तो किसे। हमने बताया था जब क्रिया में ना लगा हो तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए पूछते हैं किसे। किसे जाना है? उसे, सब्जेक्ट, और ये खेत हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट उसे की इंग्लिश होगी ही। अभी हमने बताया था वर्ब जाना शब्द हमारी क्रिया है कि नहीं है, तो जाने का काम हम कर सकते हैं, वो हमारी डू की क्रिया है। लेकिन ध्यान रखिए, हमने आपको एक रूल बताया था वर्बल नाउन, जेरेंड और इन्फिनिटिव, और हमने वहां आपको बताया था कि जो क्रिया हमारी जेरेंड या इन्फिनिटिव बन जाए वो क्रिया क्रिया नहीं बल्कि नाउन हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, वो आपको टेंस में फिर मिलेंगे, जैसा कि यहाँ मिल गया। ना लगा हो तो भी जेरेंड या इन्फिनिटिव होता है, के लिए लगा हो तो भी इन्फिनिटिव होता है, कर करके लगा हो तो जेरेंड हो जाता है। तो यहाँ उनकी जरूरत आन पड़ी है, तो उस वीडियो को अगर जो लोग हमारे उस टॉपिक को ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि इनके बारे में डिटेल नॉलेज आपको हो जाए। तो जिस क्रिया में ना लगा हो, कर करके लगा हो या के लिए लगा हो, मतलब वर्बल नाउन बन गया हो, वो क्रिया हमारी डू की क्रिया नहीं रह जाती, क्योंकि वो नाउन बन गया। और जब ये क्रिया हमारी डू की क्रिया नहीं है तो यहाँ भी पहले बी की क्रिया लिखेंगे। बी की कौन सी क्रिया? सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट है। प्रेजेंट में सिंगुलर में इज, इसलिए यहाँ आएगा पहले इज, उसके बाद इस क्रिया की इंग्लिश। बताया गया था जिस क्रिया में ना लगा हो वो क्रिया अगर सब्जेक्ट बने तो जेरंड और सब्जेक्ट ना बने तो इन्फिनेटिव। तो ये सब्जेक्ट नहीं बन पाया, इसलिए ये क्रिया हमारी इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव का नियम बताया गया था, सबसे पहले टू, फिर इसका फर्स्ट फॉर्म गो। टू और गो, और गो एक ऐसी क्रिया है कि उसके बाद किसी प्लेस का नाम लिखना है तो टू जरूर आएगा। तो टू और खेत की इंग्लिश हो जाएगी फील्ड। अगर ये हमारा टेंस पास्ट होता, है को हटा के था कर दिया जाए, जाना था, तो टेंस पास्ट हो जाएगा। तभी वही नियम कि था लिखा है तो था वाली टू बी की क्रिया, क्योंकि ये क्रिया हमारी नाउन बन गई, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म यहाँ वाज हो जाएगा। वाज कर दीजिए, बन गया पास्ट टेंस, पास्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट पर। यहां क्रिया हमारी है बेचने के लिए। सबसे पहले ढूंढेंगे वर्ब को, और वर्ब से पूछेंगे कौन, कौन बेचने के लिए है? ये फल, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो ये फल सब्जेक्ट की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहां है दीज फ्रूट्स। अब हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब को लिखने के लिए फिर वही नियम कि जिसको हमने वर्ब माना उस शब्द को देखिए, पहचानिए। बेचने का काम हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, डू की क्रिया, लेकिन ये डू की क्रियाएं ही हमारी वर्बल नाउन बन सकती हैं। तो पहचानिए कहीं ये वर्बल नाउन तो नहीं बन गई। क्रिया में के लिए लगा हो तो वर्बल नाउन जेरंड या तो इन्फिनेटिव बताई गई थी, जिसके पीछे के लिए लगा हो वो इन्फिनेटिव के माध्यम से नाउन बन जाती है, मतलब ये क्रिया हमारी वर्बल नाउन बन गई। तो ये क्रिया हमारी डू की क्रिया नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाउन कभी क्रिया नहीं होती। इसलिए यहां भी हम पहले बी की क्रिया लिखेंगे। कौन सी? दीज फ्रूट्स प्लूरल है और अंत में हाँ लिखा है, तो प्लूरल के साथ आर आएगा प्रेजेंट में, तो यहां हो जाएगा आर, और उसके बाद इस क्रिया की इंग्लिश, जिसको हमने क्रिया माना, ये इन्फिनिटिव हुआ है क्योंकि के लिए लगा है, तो इन्फिनिटिव के नियम से इसकी इंग्लिश लिखेंगे, जो कि होता है टू और बेचने का फर्स्ट फॉर्म सेल। ये दीज फ्रूट्स आर टू सेल। अगर ये पास्ट हो जाए तो आर का सेकंड फॉर्म हम वर कर देंगे, आर का सेकंड फॉर्म वर कर देंगे, टेंस पास्ट हो गया, बाकी चीजें वही रह जाएंगी। क्योंकि यहाँ है लिखा है तब भी के लिए लिखा है, टू और सेल आएगा। था लिखा हो, अगर मान लेते हैं यहाँ था लिखा हो, था बेचने के लिए था, है को हटा के, तब भी इसका आर का सेकंड फॉर्म वर हो जाएगा, और तब भी यहाँ के लिए लिखा है टू और फर्स्ट फॉर्म तब भी आएगा।
इसी प्रकार नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ बैठे हुए हमारी क्रिया हो गई। सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो पूछेंगे कौन, कौन बैठे हुए हैं, कुछ लोग, तो कुछ लोग सब्जेक्ट। दुकान में, यहाँ प्रीपोजिशन है इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है कुछ लोग, सम पीपल, सम पीपल, ये हुआ सब्जेक्ट। अब लिखना हमको वर्ब। वर्ब को लिखने के लिए फिर वही एक नियम बार बार कि जिसको हमने वर्ब माना, इस वर्ब को लिखने से पहले देखिए कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बैठे हुए, बैठने काम हम कर सकते हैं, ये क्रिया हमारी डू की क्रिया है, लेकिन कहीं ये क्रिया हमारी वर्बल नाउन तो नहीं बन गई, जेरंड या इन्फिनेटिव तो नहीं बन गया, नहीं बना। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कर करके लगा है, ना तो के लिए लगा है, ना तो ना लगा है। इनकी तरह ये क्रिया हमारी वर्बल नाउन नहीं बनी। एक नियम हमने आपको और पढ़ाया था, क्वाइंड एडजेक्टिव। क्वाइंड एडजेक्टिव जिसमें बताया गया था क्रिया क्वाइंड एडजेक्टिव 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तीनों पार्टिसिपल में हमने आपको मेन बताया था दो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। हमने कहा था याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव होती है, वो क्रिया नहीं रह जाती। तो पहले इसको पहचानने की कोशिश करिए कि कहीं ये पार्टिसिपल तो नहीं बन गया। पार्टिसिपल की पहचान में बताया गया था कि जब किसी क्रिया के पीछे हुआ, हुई, हुए लिखा हो, या काम जारी हो, या काम पूरा हो, तो क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। तो यहाँ हुआ, हुए लग गया, इसलिए ये क्रिया हमारी प्रेजेंट या तो पास्ट पार्टिसिपल बन गई। उस हिसाब से ये क्रिया हमारी डू की क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें भी हम पहले बी की क्रिया लिखेंगे। अब बी की कौन सी क्रिया? सम पीपल प्लूरल है और लास्ट में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में प्लूरल में आर होता है, इसलिए यहाँ आएगा आर। उसके बाद इसकी इंग्लिश। ध्यान रखिए, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, जिसको हमने क्रिया माना, अगर वो क्रिया हमारी डू की क्रिया नहीं है तो पहले हम बी की क्रिया लिखेंगे, फिर जिसको क्रिया मानी गई उसकी इंग्लिश। जाना को क्रिया माना गया, जाना इन्फिनेटिव बन गया, इसलिए डू की क्रिया नहीं है, इसलिए पहले बी की क्रिया फिर इसकी इंग्लिश। ना लगा है तो टू और फर्स्ट फॉर्म। बेचने के लिए को क्रिया माना गया, ये इन्फिनेटिव बन गया, इसलिए डू की क्रिया नहीं है, इसलिए पहले बी की क्रिया फिर इसकी इंग्लिश। के लिए लग गया, इसलिए टू और फर्स्ट फॉर्म। क्रिया में हुआ, हुई, हुए लगा है, ये क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बन गई, इसलिए टू बी की क्रिया पहले, उसके बाद इसकी इंग्लिश। और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस बताया गया था, अगर हुआ, हुई, हुए लिखा हो तो पहले आप उस काम को देखिए जारी है कि पूरा। जारी है तो आईएनजी लगाएंगे, पूरा है तो थर्ड फॉर्म। तो बैठे हुए का काम जारी है, इसलिए यहां हम आईएनजी लगाएंगे। बैठने की इंग्लिश सिट, आईएनजी लगा देंगे, सिटिंग हो जाएगा। सम पीपल आर सिटिंग, बचा क्या? दुकान में। तो दुकान में एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की इंग्लिश पहले की जाती है इन, और दुकान का शॉप। लिस्ट अप। यहां आते हैं, इसमें भी जो सबसे लास्ट में लिखा है वर्ब, आ रहे थे वर्ब। कौन आ रहा था? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए पूछेंगे कौन आ रहा था? कुछ बच्चे सब्जेक्ट, और किसान के पास ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहां प्रीपोजिशन लिखा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है कुछ बच्चे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब को लिखने के लिए फिर वही एक नियम, फिर वही मेरे नियम में वही एक नियम बार बार आता है कि जिसको हमने वर्ब माना, पहले इस वर्ब को देखिए कि आ रहे का काम हम कर सकते हैं, डू की क्रिया है, कर सकते हैं। आने का काम कर सकते हैं, डू की क्रिया है, लेकिन कहीं ये क्रिया वर्बल नाउन या क्वाइंड एडजेक्टिव तो नहीं बना। टेंस को जानने के लिए वर्बल नाउन, जेरंड इन्फिनेटिव की पहचान और उसकी इंग्लिश लिखने का नियम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार क्वाइंड एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को जानना ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना पढ़े हो, हमारे उस वीडियो को ना देखे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको ढंग से आएगा समझ में। तो आ रहे का काम जारी है, बताया गया था हुआ, हुई, हुए लगा हो, या काम जारी हो या काम पूरा हो, तो वो क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से एडजेक्टिव बन जाती है, वो क्रिया नहीं रह गई, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये क्रिया हमारी डू की क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें भी पहले बी की क्रिया। कौन सी? सम पीपल प्लूरल है और लास्ट में हा लिखा है और प्लूरल में आर, इसलिए यहां आएगा पहले आर। उसके बाद इस क्रिया की इंग्लिश, जिसको हमने क्रिया माना, आ रहा का काम जारी है और आना की इंग्लिश होती है कम। काम जारी है तो आईएनजी लगा देंगे, कमिंग हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यहां पास की इंग्लिश हो जाती है टू और किसान का फार्मर हो गया। सम पीपल आर कमिंग टू फार्मर। अगर अंत में हाँ को हटा के था कर दिया जाए, टेंस पास्ट हो जाए, तो इसी आर का सेकंड फॉर्म वर्क कर देंगे बस। प्रेजेंट है तो ये क्रिया, पास्ट है तो ये क्रिया, उसी का सेकंड फॉर्म कर देंगे। यहां भी अगर है को हटा के था कर दिया जाए
प्रेजेंट था तो आर, पास्ट है तो इसका वर्ब हो जाएगा, बस हो गया पास्ट फॉर्म। यहां पहुंचते हैं। खरीद चुका वर्ब, खरीद चुका या खरीद लिया, खरीद लिया वर्ब, खरीद लिया है। तो हमको पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो खरीद लिया से पूछेंगे कौन कौन खरीद लिया। एक लड़के ने क्या खरीद लिया, कुछ फल, ये ऑब्जेक्ट वन। तो एक लड़के, एक लड़के, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक लड़के का, अब आए, अब आए, अब क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया को लिखने के लिए फिर वही एक नियम कि क्रिया को लिखने से पहले देखिए खरीदने का काम हम कर सकते हैं, खरीदने का काम कर सकते हैं, डू की क्रिया है, लेकिन कहीं ये डू की क्रिया हमारी वर्बल नाउन या पॉइंट एडजेक्टिव तो नहीं बन गया। अगर वो बन गया तो वो क्रिया क्रिया नहीं रह गई। तो पहचानते हैं पॉइंट एडजेक्टिव, सबसे पहले आते हैं वर्बल नाउन, जेरंड इन्फिनिटिव, पहचानती कर करके, के लिए या तो ना नहीं लगा है। पॉइंट एडजेक्टिव पर आते हैं, क्रिया में हुआ हुई हुए लगा हो, नहीं लगा है। उसकी एक पहचान बताई गई थी, काम जारी या पूरा हो, काम जारी या पूरा हो तब भी वो एडजेक्टिव हो जाती है, जैसा कि खरीद लिया, खरीद लिया का काम पूरा है, हम खरीद चुके हैं तो इसलिए काम पूरा है। ये क्रिया हमारी क्रिया नहीं रह गई डू की, डू की क्रिया नहीं रह गई, इसलिए इसमें भी पहले बी की क्रिया लिखनी है। लेकिन एक दूसरी बात याद रखनी, हमने कहा था कि दो बातों को ध्यान रखना है। तो दूसरी बात ये कि जब काम पूरा हो, इस वर्ब का जब काम पूरा हो तो टू बी की दूसरे रूप की क्रिया आती है, काम पूरा, काम पूरा। जब काम पूरा हो तब टू बी की दूसरे रूप की क्रिया आएगी। दूसरे रूप की क्रिया टेंस में और कहीं नहीं आएगी, केवल एक ही बार आती है जब काम पूरा हो। जब काम पूरा हो तो दूसरे रूप की क्रिया अब आए, अब आए सिंगुलर है इसलिए दूसरे रूप के सिंगुलर में हैज, इसलिए यहां आएगा पहले हैज, उसके बाद इसकी इंग्लिश बताया गया था काम पूरा हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म खरीदना की इंग्लिश बाय, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT बॉट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे कुछ फल, सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स। अब आते हैं यहां, अच्छा यहां हम आपको पास्ट को भी दिखाना चाहेंगे। अगर था लिखा हो पीछे तो टेंस पास्ट हो गया, पास्ट हो जाए तो सेकंड फॉर्म का देना है, पास्ट हो गया तो हैज आपका सेकंड फॉर्म हैड कर देंगे। जहां हैज आया था वहां हम कर देंगे हैड उसका सेकंड फॉर्म, हैड, यही टेंस हो गया पास्ट। है लिखा है तब भी काम पूरा है, तब भी थर्ड फॉर्म आएगा। था लिखा है तब भी इसका काम पूरा है, तब भी थर्ड फॉर्म आएगा, केवल ये क्रिया बदल जाएगी। इसमें आते हैं बेचता, बेचता वर्ब, कौन बेचता है, मेरा मित्र, और क्या बेचता है, फल, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा मित्र की इंग्लिश हो जाएगी माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब को लिखते समय फिर वही एक नियम कि बेचना जिसको हमने क्रिया माना, बेचना को क्रिया माना, तो बेचना को देखिए काम कर सकते हैं, बेचने काम कर सकते हैं, ये डू की क्रिया है, लेकिन कहीं ये वर्बल नाउन या क्वांट एडजेक्टिव तो नहीं बन गई। वर्बल नाउन नहीं बनी, क्यों, वर्बल नाउन के तीन पहचान, पहला कर करके, दूसरा के लिए, तीसरा ना नहीं लगा है। क्वांट एडजेक्टिव की भी तीन पहचान, पहला हुआ हुई हुए, दूसरा काम जारी, तीसरा काम पूरा। हमने आपको टेंस की पहचान में बताया था कि जिसके पीछे ता लिखा होता है उसका काम न जारी ना पूरा होता है। तो जब किसी क्रिया का काम न जारी ना पूरा हो तो क्रिया एडजेक्टिव नहीं बनी, ये क्रिया वर्बल नाउन या क्वांट एडजेक्टिव नहीं बना। तो जो क्रिया हमारी वर्बल नाउन या क्वांट एडजेक्टिव ना बने वही इकलौती क्रिया केवल डू की क्रिया होती है। यही एक इकलौती क्रिया केवल डू की क्रिया होती है, और ये क्रिया हमारी डू की क्रिया है, तो इसलिए इसमें हम बी की क्रिया नहीं लिखेंगे। डू की क्रिया डायरेक्ट लिखी जाती है, बेचना की इंग्लिश सेल, बेचना डू की क्रिया है, डू की क्रिया डायरेक्ट लिखी जाती है। जैसा कि सारे सेंटेंस में बताया गया कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसा कि सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वो वर्ब होता है जिसके पीछे एस लगा हो, और डू की क्रिया हमेशा प्लूरल होती है, ये हमने आपको उसके चैप्टर में बताया था। तो डू की क्रिया हमेशा प्लूरल होती है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू की क्रिया को हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, बताया गया था कि उस क्रिया के पीछे एस लगा दीजिए, क्रिया हो गई सिंगुलर। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट फ्रूट, फ्रूट को आगे लिख देंगे फ्रूट। अब एक चीज हम आपको यहां और दिखाना चाहेंगे कि हा लिखा तो प्रेजेंट और था कर दिया जाएगा तो पास्ट हो गया। पास्ट में क्या, उसी क्रिया को सेकंड फॉर्म कर दीजिए, चाहे वो डू की क्रिया हो चाहे बी की क्रिया हो, जो भी क्रिया प्रेजेंट में आई है उसका सेकंड फॉर्म कर दीजिए, टेंस पास्ट हो गया। पास्ट को जानने के लिए अलग से नियमों फार्मूले जानने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ हमारी क्रिया आई है सेल, तो सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड कर दीजिए, बन गया पास्ट टेंस, ये हो गया पास्ट। तो इस प्रकार हमारे टेंस की प्रेजेंट और पास्ट को हमने आपको बताया, और
फ्यूचर टेंस को हम आपको फ्यूचर के वीडियो में अलग से बताएंगे, और एक टेंस उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको भी हम अलग से वीडियो देंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो शब्दों को, मेरे बताए हुए दो शब्दों को याद रखिए, आपको सभी टेंस की इंग्लिश बनानी आ जाएगी। तो उन दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। दो शब्द, पहला ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ किसान हमारी क्रिया नहीं है, किसान क्रिया नहीं है, इसलिए बी की क्रिया ऐसा भी बताया गया। लेकिन ये क्रिया जाना, जाना डू की क्रिया है, लेकिन इसके पीछे ना लग गया, ये इन्फिनिटिव बन गया, इसलिए वो डू की क्रिया नहीं है। यहाँ केले लग गया, इसलिए वो डू की क्रिया नहीं है। यहाँ हुआ हुए लग गया, एडजेक्टिव बन गया, इसलिए डू की क्रिया नहीं है। यहाँ आ रहे का काम जारी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, इसलिए डू की क्रिया नहीं है। यहाँ काम पूरा है, पास्ट पार्टिसिपल बन गया, इसलिए डू की क्रिया नहीं है। ये क्रिया केवल मेरी इकलौती क्रिया डू की होती है। तो उन दो बातों को आपको ये ध्यान रखना है कि जहां डू की क्रिया है वहां बी की क्रिया नहीं लिखेंगे, जहां डू की क्रिया नहीं है वहां पहले बी की क्रिया लिखेंगे। तो ध्यान रखिए कि वो क्रिया जिसका काम ना जारी ना पूरा होता है, ना जारी ना पूरा वाली 90% क्रिया ऐसी होती है जिसके पीछे ता ही लिखा होता है, ता ही लिखा होता है। और 10-5% क्रिया ऐसी होती है कि ता नहीं लिखा होता है, फिर भी वो ना जारी ना पूरा होता है। तो ध्यान रखिए कि जिसके पीछे ता लिखा है मीन्स ना जारी ना पूरा हो, उसमें केवल बी की क्रिया नहीं आएगी। बाकी सब में पहले बी की क्रिया लिखेंगे, 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 बी की क्रिया। तो दो शब्दों में पहला कि क्रिया के पीछे ता नहीं लिखा है तो पहले बी की क्रिया, फिर जिसको क्रिया मानी गई उसकी इंग्लिश। और दूसरा शब्द, दूसरा कि अगर काम पूरा हो तब भी बी की क्रिया, लेकिन दूसरे रूप की। इन दो शब्दों को मेरे याद रखिए कि पीछे ता नहीं लिखा है तो पहले बी की क्रिया, और काम पूरा है तो बी की दूसरे रूप की क्रिया आएगी। यही चीज आप याद रखिए, और ता लिखा हो तो बी की क्रिया नहीं आएगी। तो इन्हीं दो शब्दों से हमारे टेंस की पूरी नियम खत्म हो जाती है कि ता लिखा है तो बी की क्रिया नहीं आएगी, ता नहीं लिखा है तो पहले बी की क्रिया। तो हमारा सिस्टम आपको कैसा लगा? अगर हमारा सिस्टम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टेंस के इंग्लिश लिखना बिना कोई नियम, बिना कोई फार्मूला रटे सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।